नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत सरकार ने कुछ एनजीओस पर आरोप लगाया है कि ये एनजीओ भारत की जो इमेज है इसको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे एफर्ट किए जा रहे हैं टेंट मतलब कि दाग लगा दिया जाए भारत की इमेज पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है ऑन इंडियाज लो रैंकिंग इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम कई पायदान और गिर चुके हैं और अब जाके हमारी रैंक आप यहाँ पर आप देख पाओगे 107 हो चुकी है। पिछले साल कितनी थी? 101। तो हम 6 पायदान नीचे और गिर गए यहाँ पर। और आप नोटिस करोगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ना हम पाकिस्तान से पीछे हैं, बांग्लादेश से पीछे हैं, नेपाल से पीछे हैं, इंडोनेशिया से पीछे हैं, इवन श्रीलंका से पीछे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट पर इंडिया में कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये रिपोर्ट किस बेसिस पर तैयार करी गई है, जबकि श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसको इंडिया ने लिटरली लोन दिए हैं, हमने यहाँ पर खाना भेजा है। तो श्रीलंका इंडोनेशिया से भी बेहतर, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इन सब कंट्री से बेहतर कैसे हो गया ग्लोबल हंगर के मामले में? यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो काफ़ी वायरल हुई है कि किस तरीके से ये पूरा इंडेक्स तैयार किया गया है, जहाँ पर बांग्लादेश जो रिसेंटली आईएमएफ की हेल्प मांग रहा था ये T4 पे है। पाकिस्तान जहाँ पर बहुत ज़रा बाढ़ आई है, उनके पीएम ने खुद ही कहा है कि हमें बैगिंग बोल लेकर घूमना पड़ेगा पूरे देश में, वो 99 पे है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत सरकार ने क्यों आलोचना करी है इस इंडेक्स की, इस इंडेक्स में लिखा क्या है, बाकी कंट्रीज की रैंक क्या है। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारत ने किस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से एक बैलिस्टिक मिसाइल पहली बार टेस्ट फायर किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, आईएनएस वेला, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस चक्र या फिर नन ऑफ दीज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जान लो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन कौन सी कंट्रीज को रैंक किया जाता है। इस इंडेक्स में आपको यूएसए, यूके, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया ऐसे देश नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन देशों को ये इंडेक्स मानता है कि बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके यहाँ हंगर, मालनरिशमेंट की जो प्रॉब्लम है ये नहीं आपको दिखेगी, बहुत कम है। तो इसलिए इन कंट्रीज को रैंक ही नहीं किया जाता। ये इंडेक्स प्राइमरली ये जो आपको कलरफुल कंट्रीज दिख रही है, रशिया, चाइना, इंडिया, अफ्रीकन देश हो गए बहुत सारे, यहाँ पे साउथ अमेरिकन देश हो गए, मैक्सिको हो गया, इन सबको करती है रैंक। और क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स यूएन तैयार करता है? तो इसका आंसर है नहीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार करते हैं दो यूरोपियन एनजीओस, जिनका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक जर्मन नेम है। जो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड है ये एक आयरलैंड बेस्ड एनजीओ है और ये एक जर्मनी बेस्ड एनजीओ है। ये दोनों क्या करते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका डेटा WHO का, यूनिसेफ का, उसके अलावा मेजर DHS का, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक का, इन सब का डेटा इकट्ठा करके 4 एस्पेक्ट के हिसाब से एक कंट्री को करते हैं रैंक। वो 4 इनके कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसके हिसाब से कंट्री को रैंक मिलती है? पहला है जी अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा चाइल्ड वेस्टिंग, चौथा चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में आपको पता होगा कि कितने बच्चे एक देश में अपने 5th बर्थडे से पहले ही मर जाते हैं। 1000 में से काउंट करते हैं कि कितने बच्चे हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है ये डिसाइड की जाती है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चों का बहुत ज़्यादा कम वेट है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि एक बच्चे की हाइट जितनी हो सकती थी उतनी नहीं हो पा रही, उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है जो हो सकती थी वो कम पोषण के कारण नहीं हो पा रही। और अंडर नरिशमेंट के बारे में आपको पता होगा कि कैलोरिक इनटेक जितना एक बच्चे का होना चाहिए उतना कैलोरिक इनटेक जब नहीं होता तब कहा जाता है कि एक बच्चा अंडर नरिश्ड है। अब भारत सरकार ने इस इंडेक्स की आलोचना कैसे करी है? पहले तो भारत सरकार ने यहाँ पर यह कहा है कि आप अगर 4 इंडिकेटर देखोगे इस पूरे इंडेक्स के, यहाँ पे जो ये इन्होंने दे रखे हैं कि अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो ये लोग प्राइमरली फोकस कर रहे हैं सिर्फ चाइल्ड पॉपुलेशन पर, जो भारत की टोटल पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 out of the 4 indicators used for calculation the index are related to the health of children and cannot be representative of the entire population। कुछ हद तक ये तर्क ठीक है कि पूरी आबादी क्या हंगर से जूझ रही है, क्या पूरी आबादी में मालनरिशमेंट है, वो अलग केस होता है, क्या बच्चों में ही ये मालनरिशमेंट है, ये अलग केस है। फिर आगे यहाँ पर ये भी ऐड करते हैं कि इनका बहुत सारा डेटा ना एक FAO के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे से आता है। उस सर्वे साइज का सैंपल सिर्फ 3000 है। बेसिकली यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि जो यहाँ पे लिखा है ना कि हमने FAO का भी डेटा लिया है, ये 2022A,
तो सरकार ने ये कहा है कि बेसिकली एफएओ ने ना एक सर्वे कंडक्ट किया था। सर्वे का नाम है फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल सर्वे। इसके अंदर क्या है कि हर देश में मैक्सिमम 3,000 के आसपास जो पॉपुलेशन है उनसे 8 सवाल पूछे जाते हैं। उसके हिसाब से तय किया जाता है कि देश में हंगर है या नहीं है। अब ये सवाल कैसे होते हैं, सरकार ने इसका एग्जाम्पल दिया है। एक सवाल ऐसा होता है कि पिछले 12 महीनों में क्या कभी आपने एक ऐसा टाइम देखा जब आपके पास पैसे की कमी की वजह से या अदर रिसोर्सेज की वजह से आप चिंतित थे कि आपके पास खाने को पूरा नहीं होगा, या फिर आपने कम खाया, या फिर जितना आपको लगता है आपने खाना चाहिए था उतना नहीं खाया। तो इस टाइप के सवाल होते हैं। इट इज एविडेंट दैट सच क्वेश्चंस डू नॉट सर्च फॉर फैक्ट्स ऑन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, एश्योरेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार ये कह रही है कि ऐसे सवाल से ना कंट्री में हंगर है, हंगर नहीं है, हंगर किस लेवल पे है, ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो पूरे कंट्री वाइड आपको फैक्ट्स चाहिए कि देश की आबादी में कितने लोग अंडर नरिश्ड हैं, कितने लोगों के पास खाने को नहीं है, तो एक प्रॉपर पिक्चर आएगी। ये सरकार का कहना है। आगे फिर भारत सरकार ये भी ऐड करती है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कोविड-19 के दौरान ताकि लगातार लोगों को खाना मिल पाए। सरकार ने मार्च 2022 में अनाउंस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स, चावल और व्हीट टू 80 करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशियरीज एट द स्केल ऑफ 5 kg पर पर्सन पर मंथ अंडर पीएम गरीब कल्याण योजना। तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं, प्राइमरली गरीब कल्याण योजना, उसके अलावा आंगनवाड़ी जो सर्विसेज हैं, इन सब का यहाँ पे मेंशन किया है सरकार ने। और सरकार ने बेसिकली ये कहा है कि वेरियस स्कीम्स के अंडर हमने पूरी कोशिश करी है कि देश में अंडर नरिशमेंट कम हो। तो कहीं से भी सेंस नहीं बनती कि इंडिया एक ऐसा देश जहां पे आप अगर देखो तो पर कैपिटा डाइटरी एनर्जी सप्लाई लगातार बढ़ रही है, वहां पे पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड हो। नाउ अब आप एक सवाल यहां पर पूछ सकते हैं कि क्या सरकार के तर्क में दम है, क्या सरकार यहाँ पर सही बात कर रही है। मैं कहूँगा देखो, अगर सरकार यहाँ पर मेन फोकस सरकार का ये है कि इस पूरे इंडेक्स में फोकस तो आपने चाइल्ड नरिशमेंट पे ही किया है, तो चाइल्ड नरिशमेंट पर भी फोकस मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी बार ना चाइल्ड नरिशमेंट से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि पूरी फैमिली की हालत क्या होगी, क्योंकि इंडियन एटलीस्ट हाउस होल्ड में तो कोशिश यही होती है कि एक बार को माँ बाप थोड़ा कम खा ले, बच्चे को जितना भी हो सके खिलाने की कोशिश की जाती है। तो इस पूरे इंडेक्स को हम डिसमिस कर नहीं सकते। हाँ, मैं ये कहूँगा कि रैंकिंग देखने में और लगती है, कोई भी कहेगा और लगती है कि श्रीलंका इंडोनेशिया से भी आगे रख दिया, इवन तो इंडोनेशिया काफ़ी अच्छा करा डेवलपमेंट के मामले में। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली या तो इंडेक्स का नाम इनको चाइल्ड स्पेसिफिक करना चाहिए या फिर और पैरामीटर्स ऐड करने चाहिए जिससे एक प्रॉपर पिक्चर पता लगे कि जेन्युइनली एक देश में कितनी हंगर है। वैसे देखो, भारत में हंगर का जो इशू है ना, इसकी मेन जड़ें आपको मिलेगी इन इक्वालिटी में। सारा इशू यहाँ पर यही है कि भारत बहुत ज़्यादा अनइक्वल देश है। जो टॉप 10% आबादी है ना देश की, उनके पास 57% वेल्थ है, और जो टॉप 1% आबादी है देश की, उनके पास 22% आपको वेल्थ मिलेगी। एक और आंकड़ा इसका रिसेंटली एक रिपोर्ट में यही बताया गया था कि एवरेज नेशनल इनकम जो एडल्ट पॉपुलेशन है इंडिया में, उनकी होती है 2,04,200 रुपीज, मगर जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है इंडिया की, ये सिर्फ साल में 53,610 रुपीज कमा पाते हैं। तो नीड मेरे हिसाब से यह है कि देश की एक बड़ी आबादी जिनको अभी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, प्रॉपर जॉब्स की कमी की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग जॉब की कमी की वजह से, वो हमको इशू सॉल्व करना होगा। अब फाइनली हम कोशिश कर रहे हैं, मगर अगेन वी नीड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स फास्ट, तभी एक बहुत ही बड़ी आबादी है हमारी, इसकी इनकम बढ़ेगी और अपने आप देखोगे कि माल नरिशमेंट भी भारत में कम होगी। उसके अलावा देखिए कुछ स्टेट्स हैं, उन पर हम ज़रा फोकस कर सकते हैं। नीति आयोग ने भी इस पर एक रिपोर्ट तैयार करी थी कि कौन सी स्टेट्स हैं जो लीड कर रही है भारत को हंगर को एंड करने में, कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अभी एस्पिरेंट स्टेट्स हैं, उनको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो फ्रंट रनर है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, उनमें आपको मिलेगा सिक्किम, उसके अलावा हरियाणा है, गोवा है, केरला यहाँ पे आपको मिलेगा, और परफॉर्मर स्टेट्स में आपको दिखेगा हरियाणा, उसके अलावा यहाँ पे कर्नाटका, तमिलनाडु, कई और स्टेट्स भी आपको दिखेगी, यूनियन टेरिटरीज हैं, नॉर्थ ईस्ट की बहुत सी स्टेट्स हैं। मगर एस्पिरेंट में आप अगर देखो तो इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे बहुत सी स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर बड़ी आबादी है इंडिया की, गुजरात, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पे आवश्यकता है कि हम इनइक्वालिटी कम करें, जो गरीब आदमी है उसको बेहतर नौकरी दे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करें। अपने आप देखोगे माल नरिशमेंट सहित वेरियस और प्रॉब्लम्स आपको गायब होती हुई दिखेंगी। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा
कि ये जो इंडेक्स है आपके सामने, जिसमें रैंक 1 देखने का कोई यहाँ पे फायदा नहीं है, क्योंकि कई कंट्रीज हैं उनको इन्होंने टॉप पे रखा है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे हंगर ना के बराबर है। उसके बाद आप देखोगे तो वियतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया, यहाँ से प्रॉपर इंडेक्स स्टार्ट होता है। तो आपके हिसाब से क्या आप इस इंडेक्स की रैंकिंग से एग्री करते हैं? क्या आप इस रैंकिंग से एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इंडियाज न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कौन सी थी जिसने रिसेंटली एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, INS अरिहंत। यहाँ पे आप देख पाओगे, हिट द टारगेट बैलिस्टिक मिसाइल फायर्ड फ्रॉम न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।